Hello students, I am CA Gopi Sundrani. Welcome to Audit Chapter 1 Nature, Objectives and Scope of Audit. ये चैप्टर का वेटेज लगभग 5 मार्क्स का है. आपका अप टू 5 मार्क्स एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है एंड कभी कभी एमसीक्यूज भी आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ साथ. तो आपके आईसीएम ऑडिट में दिस चैप्टर इज ऑफ 21 पेजेस. मैंने इसको यहाँ पे 6 पेजेस में कंप्रेस किया है. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर, तो आप उस हिसाब से ही देखें. लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. तो ऑडिट क्या है? ऑडिट सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो किसी और का किया हुआ काम को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना. जैसे कि आपके घर पे काम वाली बाई आती है ना, आपकी मम्मी कैसे एग्जामिन करती है, झाड़ू सही से किया कि नहीं, पोछा सही से किया कि नहीं, बर्तन चमक रहे कि नहीं. तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी और के किए हुए काम को एग्जामिन करना कि सही से काम हुआ है कि नहीं. तो वैसे ही आप कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए. सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है. बड़ी कंपनीज में कैसे सिस्टम रहता है, ओनर अलग रहता है कंपनी का एंड कंपनी को मैनेज करने वाले अलग रहते हैं. कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो होते हैं मैनेजर्स, जिनको बोलते हैं हम मैनेजमेंट. जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कंपनी को चलाते हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट. तो अब कंपनी के ओनर को कैसे पता पड़ेगा कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट बनाया है? बुक्स बनाने की जिम्मेदारी रहती है हमेशा मैनेजमेंट की. ओके, तो मैनेजमेंट सपोज प्रॉफिट्स दिखा रही है 2 करोड़ के, बट एक्चुअल में सही में उतना प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? क्या हम मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स पे ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं? द आंसर इज नो. एट दैट टाइम यू विल नीड ऑडिटर. ऑडिटर कौन होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो चेक करके बताएगा कि मैनेजमेंट ने प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं. तो हम क्या समझे अब तक? कंपनी के बुक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजमेंट की एंड उसको ऑडिट करने की, यानी कि चेक करने की कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर की. ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैनेजमेंट ने जो रिकॉर्ड्स दिए हैं वो सही है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर बने हैं कि नहीं, ये ऑडिटर चेक करते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट, गवर्नमेंट को जैसे टैक्सेस कलेक्ट करने रहते हैं. टैक्सेस आएंगे नेट प्रॉफिट्स के ऊपर, या फिर कोई आपने फॉरेन का ट्रांजेक्शन किया है वहां पे भी टैक्सेस लगते हैं, या फिर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल रहते हैं. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट सोलली क्लाइंट के ऊपर तो बिलीव नहीं करेगी, तो इसीलिए दे रिक्वायर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटेड में क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट विल वेरीफाई वेदर all things are properly presented in books of accounts or not. Okay, so hum coming back to the definition of audit. Audit is an independent examination. Independent मतलब आपको अनबायस एग्जामिन करना है. अनबायस मतलब आपकी अगर मैनेजमेंट के साथ अच्छी पहचान है, रिलेशंस हैं, तो आप सोचोगे कि हम तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे ही नहीं. तो दिस इज नॉट फेयर. आपको अनबायसली एग्जामिन करने हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोस एक्सेट्रा. कौन सी एंटिटीज का? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे एंटिटीज प्रॉफिट मेकिंग हो या लॉस मेकिंग हो, ऑडिट आपको करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म. चाहे बड़ी एंटिटी हो या छोटी एंटिटी हो, ऑडिट इज मैंडेटरी. लीगल फॉर्म, वेदर रजिस्टर्ड एज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलएलपी, तो बोलते हैं लीगल फॉर्म. एंड व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे रहे हैं. हम ये एग्जामिन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ओपिनियन दे सके वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. ओके, तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी. एनी एंटिटी मतलब वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view to express an opinion. Okay, अब इसमें देखो, एग्जामिनेशन जो है आपका वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट मतलब जजमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन हु माइट हैव एंगेजमेंट. पता पड़ा मैनेजमेंट ने आपको बुलाया है ऑडिट करने एंड मैनेजमेंट और आप रिलेटिव निकले. मैनेजमेंट एंड ऑडिटर आर रिलेटिव्स. तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट ऑडिट हो पाएगा क्या? नहीं, उस टाइम पे बायसनेस आ जाएगा. तो आपको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना है. इंडिपेंडेंटली मतलब फ्री फ्रॉम बायस.
यानी कि ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस। ओके, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। आपको कोई भी इस चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन लिखने से आपका आंसर स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड। ऑडिटर का मेन रोल ही यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रेजेंट किया गया है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो अब ये फैक्टर्स हैं जिनसे हमको पता पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब उसमें कुछ तो गलत है, गड़बड़ है। तो ये फैक्टर्स हम चेक करेंगे टू मेक श्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। फर्स्ट, सबसे पहले बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं? बेसिक जर्नल एंट्रीज से बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो आपकी बेसिक एंट्रीज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज रहेगी वो एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आपने जैसे जो भी बैंक एंट्रीज मारी है, जर्नल एंट्रीज, वो सब एक्चुअल में आपके ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। तो हर एक चीज के पीछे आपके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए जिससे आप प्रूव कर सको कि दैट एंट्री इज जेन्युइन, दैट जर्नल एंट्री इज प्रॉपर एंड अकॉर्डिंग टू द actual happening of events. Okay. Number 3, none of the entries in the books of accounts has been omitted in the process of compilation. आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। पता पड़ा कि आपने आपकी कंपनी की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, पर आपने उसकी जर्नल एंट्री ही नहीं पास की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये फैक्ट प्रॉपर दिख ही नहीं रहा, तो फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड हो जाएगी अगर आपने कोई भी एंट्री ओमिट कर दी। तो आपको ओमिट नहीं करना है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। पीएनएल में जितना प्रॉफिट दिख रहा है, बैलेंस शीट में उसका प्रॉपर इफेक्ट गया है कि नहीं, प्रॉपर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सपोज आपने कोई खर्चा किया, एक्सपेंस किया मशीनरी खरीदने के लिए, लेकिन आपने वो पीएनएल में बुक कर दिया, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया, तो ये है एरर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट्स है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है, प्रॉपर हेड्स में गए हैं, आर प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड। आपने नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है उनका, डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Okay. The statement of accounts present a true and fair view of the operation results of the assets and liabilities. Operational results किस में दिखते हैं? P&L में, और assets और liabilities किस में दिखती है? Balance sheet में. The statement of accounts presents a true and fair picture. आपकी जो balance sheet and P&L है, that must represent true and fair picture of the operational results and assets and liabilities of the entity. तो हमने अभी 6 points देखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंश्योर करने हैं कि मिसलीड ना हो। कौन से थे? नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। नंबर 2, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय एविडेंस। हर एंट्री के पीछे एविडेंस होना चाहिए आपके पास। थर्ड है, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इज, जो इंफॉर्मेशन कवर्ड है इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है। फिफ्थ इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली CDD, classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. Sixth and the last point, statement of accounts present a true and fair picture. This is the crux, true and fair picture of operational results and assets and liabilities. Operational results means P&L and assets and liabilities means आपका बैलेंस शीट। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑल्सो पॉइंट्स which would lead the financial statements not to mislead anybody. ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क के लिए। The most important thing about audit is आपका लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वर्डिंग्स इधर उधर चल जाएंगे, बट मेन जो लैंग्वेज है, प्रॉपर फ्रेजेस, दैट शुड बी सिमिलर टू द बुक लैंग्वेज। ओके, तभी मार्क्स मिलते हैं ऑडिट में, ऐसे नहीं मिलते मार्क्स।
अगेन देखो, एक पॉइंट मैंने आपके लिए डाला है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। ऑडिटर उसके ऊपर सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। कैसे? ऑडिटर विल कलेक्ट ऑल द एविडेंस अगेंस्ट व्हाट इज प्रेजेंटेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर अपॉन ही विल एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। अब देखो, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन मतलब आप कंक्लूसिव एविडेंस ढूंढते हो, हर चीज के पीछे आपको एविडेंस चाहिए, बट ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए होता है, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिजेड रॉन्ग डूज। आपको हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना है कि कुछ मिस्टेक पकड़ना है, कुछ मिस्टेक ढूंढना है, वो इन्वेस्टिगेशन में होता है। ऑडिट में आपको सिर्फ चेक करना है सब सही है कि नहीं, जो सही नहीं है उसके ऊपर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। ओके। और इन्वेस्टिगेशन में उल्टा है, इन्वेस्टिगेशन में आपको हर टाइम शक की नजर से ढूंढना पड़ेगा कि क्या गलत किया है इन्होंने, क्या गलत किया है। नेक्स्ट, तो audit is not an official investigation. Next is, auditor does not have specific legal powers of search issuing summons that are necessary for official investigation. ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं रहती है सर्च करने की, उसको मैनेजमेंट से ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। आप मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टिगेशन में आप लीगल पावर्स भी अपनी दिखा सकते हो, समन्स इशू कर सकते हो। ओके। स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड। आपको जनरली एंड ब्रॉडली देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वेयरएज इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटर्स की डेटर्स जो दिखाए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, तो वो इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड उसका जो एस्पेक्ट रहता है वो भी नैरो होता है, बट ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्रिटिकल मतलब एकदम सीरियसली आपको सब चेक करना है, और एक उसके पीछे पर्पस रहता है इन्वेस्टिगेशन के पीछे, बट ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड। इन्वेस्टिगेशन हम मोस्टली तब करते हैं जब प्रॉपर हम चांसेस रहते हैं फ्रॉड किया हुआ है कंपनी में, तो तब हम ऑडिट से थोड़ा ऊपर बढ़ के इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज, audit is carried out by external independent qualified professional CA. However, no such qualification is prescribed for persons conducting investigation. Investigation कोई भी कर सकता है, be it from legal background, law का कोई बंदा रहा आपका, even chartered accountants can also do investigation, but audit is to be carried by chartered accountant. Next comes the, बस हम पेज नंबर 2 पे हैं अभी, आगे फिर फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर को सब प्रॉपर चेक करके लेना है कि हर चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है वो ट्रू है कि नहीं। तो ये सब चीजें कंडक्ट करने के लिए ऑडिटर के पास क्या क्या क्वालिटीज होना जरूरी है। पर्सनल, पहले तो टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए कि जो आपको चेक कैसे करना है प्रॉपर, आप कैसे ढूंढ सकते हो कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज कम है। बट पर्सनल क्वालिटीज क्या रहनी चाहिए, तो आपकी पर्सनल क्वालिटीज में आएगी इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब आप न्यूट्रल होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए। इंडिपेंडेंस मीन्स आपका कोई प्रायर कनेक्शन नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि सपोज आप कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जिनके आप एक वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर हैं, तो क्या आप उसका इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। आप क्योंकि वहां पे बायस हो जाते हो, बायस इन द सेंस आप चाहोगे कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू और बढ़े, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स यानी कि सीए का भी फायदा होगा, तो वहां पे इंडिपेंडेंस थ्रेट हो जाता है, तो इंडिपेंडेंस की भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट इज टेक्टफुल अप्रोच। आपको किस अप्रोच में ऑडिट कंडक्ट करना है, ये भी इज वन ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। फर्मनेस, गुड टेम्पर, आप थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ नहीं कर सकते। आप अगर कोई फर्म का ऑडिट कर रहे हो, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं दे रहा, तो आपको यू हैव टू डील विद इट पीसफुली। रैशनल डिसीजंस, रिलायबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी,
कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स बीइंग एन ऑडिटर आपको कंपनी की बहुत सारी इनसाइडर चीजें पता पड़ेगी, बट वो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। मीन्स आपको अदर देन आपके क्लाइंट के अलावा वो इंफॉर्मेशन आप किसी और को नहीं दे सकते, किसी और को नहीं लीक कर सकते, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपनी की। तो दीज आर सम पर्सनल एंड टेक्निकल क्वालिटीज। टेक्निकल क्वालिटीज में आपका आएगा साउंड नॉलेज मीन्स गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। ऑडिट हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंडक्ट करते हैं, जैसे अकाउंट्स में आपके एएस होते हैं, वैसे ऑडिट में आपके एसए होते हैं। एसए मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। थर्ड है इंडस्ट्री एनवायरमेंट। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड शुरू है आपको वो भी देखना पड़ेगा। जैसे होटल इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो वहां पे जो जीएसटी रहता है उसमें आईजीएसटी बहुत कम इशू होता है, वहां पे सी और एससी इशू होता है। तो ये आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक लॉज, आपको टैक्सेशन का भी आइडिया होना चाहिए। टैक्सेशन का आइडिया क्यों, डीटीए कंपनी ने बनाया है कि नहीं, डीटीएल बनाया है कि नहीं, टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए। लॉज का नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी लॉ को फॉलो कर रही है कि नहीं प्रॉपर। जैसे कि आपका एक चाइल्ड लेबर एक्ट रहता है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं रख सकते कंपनी में। तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत आपको लॉ का आइडिया होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक लॉ का भी आइडिया होना चाहिए, हाउ इकोनॉमी वर्क्स। तो ये क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर ये भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। अब देखो हम ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिट करने के लिए किस किस अदर सब्जेक्ट्स का भी यूज पड़ता है। तो दिस इज अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तब देखो हम ऑडिट सबसे पहले किसके ऊपर कर रहे हैं, अकाउंट्स के ऊपर। तो इसका मतलब है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर इंटर रिलेटेड। कैसे कि ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर नथिंग बट एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेसेस। हम ऑडिट किसके ऊपर कर रहे हैं, ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेसेस के ऊपर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज होना जरूरी है। तो ऑडिट का दूसरे किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लिंक है हम वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट्स के साथ लिंक है, नेक्स्ट लॉ के साथ लिंक है। आपको ऑडिट करने के लिए गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ होना भी जरूरी है, एंड वेरियस टैक्सेशन लॉस जो कि एंटिटी को अफेक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ आपको। एक कंपनी है, सपोज वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो अब उनको उनका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। गोइंग कंसर्न अफेक्ट होना मतलब कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लगने वाली है जिससे कंपनी शट डाउन हो सकती है। तो इस टाइम पे आपको सब पीएनएल में भले ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो पर फिर भी कंपनी आगे लॉस कर सकती है। तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए कि कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। तो आपको लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी ने कोई अगर लॉ का ब्रीच किया है तो फिर ऑडिट में उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। ओपिनियन आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब जो ओपिनियन अच्छा नहीं रहता है, एडवर्स ओपिनियन जिसको हम बोलते हैं वो। ओके, देन ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक्स का भी आइडिया होनी चाहिए कि एंटिटी किस एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है। वो इंडस्ट्री का जनरली क्या ट्रेंड रहता है, डेटर्स कितने रहते हैं वो इंडस्ट्री में, जनरली बेड डेट्स कितने रहते हैं, ये पूरा इंडस्ट्री का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज बिहेवियरल साइंस। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल। ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज क्यों, क्योंकि आप ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए भी आपको बहुत लोगों से डील करना पड़ता है। कंपनी के मैनेजमेंट से आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, कंपनी के स्टाफ से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलो, या फिर कोई चीजों में आपको डाउट है तो वो पूछने के लिए। इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर लिया है कि नहीं, ये भी आपको कंपनी के मैनेजमेंट से करना पड़ेगा। मतलब आपको बिहेवियरल साइंस का भी एक आइडिया होना जरूरी है। Effective interact with a lot of persons for seeking information and making inquiries. ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए भी आपको इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बिहेवियरल साइंस का भी वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है। देन ऑडिटिंग विथ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पीएनएल में एक आइटम रहता है इन्वेंट्री। अब आप सपोज एक चॉकलेट फैक्ट्री में हो, ठीक है, चॉकलेट मेल्टेड रहता है पहले, उसके बाद उसके सॉलिड कंपाउंड्स बनते हैं। तो एक बड़े से कंटेनर में
लेट्स से ये कंटेनर है, इसमें मेल्टेड चॉकलेट पड़ा है, तो अब आप इन्वेंट्री कैसे पता लगाओगे कि कितना इन्वेंट्री पड़ा है? तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा है ना, एरिया कैसे निकालते हैं कोई भी चीज का, तो आपको कहीं बहुत जगह ऐसी रहेंगी जहाँ पे मैथमेटिक्स का भी अप्लाई करना पड़ेगा ऑडिट करने में, टू वेरीफाई वेदर इन्वेंट्रीज आर प्रॉपर एज शोन इन पीएनएल। ठीक है, the auditor is expected to have a good knowledge of statistical sampling to draw a scientific manner and mathematics for verification of inventories. इन्वेंट्रीज का वेरिफिकेशन, अब जैसे आपका सॉल्ट का फैक्ट्री है सपोज, आपके सॉल्ट के ऐसे ऐसे पड़े हैं, क्यूबिकल क्यूबिकल नहीं, कोनिकल शेप्स में आपके सॉल्ट पड़े हैं, तब आप इतना कैसे मेजर करोगे? तो आपको एरिया ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा, क्यूब नहीं सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, कोन का एरिया निकालना पड़ेगा, तो मैक्स का भी यूज होता है ऑडिट में। उसके बाद स्टेटिस्टिकल सेंपलिंग, अब आपके पास हजारों लाखों जर्नल एंट्रीज रहेगी, आप एक एक तो 1 to 1 चेक नहीं करोगे बीइंग ऑडिटर, क्यों? टाइम कंस्ट्रेंट्स रहता है, अदर फैक्टर्स भी रहते हैं, तो आप उस टाइम पे सैम्पलिंग लगाते हो। सैम्पलिंग मतलब पूरा 100% आप चेक नहीं करते, उसमें से सिलेक्टेड एरियाज आप चेक करते, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का भी एक मैक्स रहता है कि सपोज हमको 5% सैंपल चेक करने हैं, इनको 10% सैंपल चेक करने हैं, उसमें फिर आपको ऑडिट रिस्क भी देखना पड़ेगा, कितना रिस्क है, जितना ज्यादा रिस्क उतना आपको सैम्पलिंग का क्वांटम ज्यादा रखना पड़ता है, मतलब उतना अच्छे से चेक करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है रिस्क कम है ऑडिट में, तो फिर आप सैंपल छोटा भी ले सकते हो, ऐसा। तो सैंपल का भी नॉलेज, स्टेटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है, मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। अब मोस्ट ऑफ द फर्म्स में कंप्यूटराइज सिस्टम्स रहते हैं, तो आपको डेटा प्रोसेसिंग का भी अच्छा वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑडिटिंग डेवलप्स डिसिप्लिन रिसर्च एज एंटिटी रिलाइंग अपॉन कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स। आपके पास कंपनी में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम्स रहेंगे, तो उस सब का भी आपको डेटा प्रोसेसिंग का भी गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि टैली पे आते हैं आपके बैकअप्स, और एसएपी का भी नॉलेज होना जरूरी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको एफएम के भी कॉन्सेप्ट्स आना जरूरी है। एफएम मतलब आप कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये आप कैसे देखोगे? रेशियो एनालिसिस के थ्रू, कि ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? जीपी अपॉन सेल्स, सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब आपको किससे पता पड़ेगा? रेशियो एनालिसिस से। इन्वेंट्रीज कितने टाइम में चेंज होती रहती है, इन्वेंट्रीज कहीं बिल्टअप तो नहीं होती जा रही है आपके पास, वो सब आपको रेशियो एनालिसिस से पता पड़ेगा। आपको फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास सफिशिएंट है कि नहीं, वो भी आप ऑडिट में देखते हो। ऑडिट में आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो कि वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, पर आपको आगे का भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ता है कि गोइंग कंसर्न कंपनी का अफेक्ट तो नहीं होगा। गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं है कि आगे चल के जिससे कंपनी डूब सकती है, तो आपको वो सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी का सॉलिड है कि नहीं, वो मतलब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी कॉन्सेप्ट्स लगा के ऑडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। आपको क्लाइंट के बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करना है, उनका प्रोडक्शन कैसा है, कॉस्ट सिस्टम कैसा है, मार्केटिंग कैसा है, मतलब आपको एट द एंड बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है उसका नॉलेज। तो ये ऑडिट का कनेक्शन था विथ अदर सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स के साथ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंसेस, मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो एसए 200 इसमें कवर है, एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। ये आपको हेडिंग लर्न करना है, पेपर में एज इट इज लिखना है। एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। अब ऑडिट के मेन दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एक रहता है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्जेक्टिव, हम ऑडिट क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? बाय टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
आपको सिर्फ एक एलिमेंट चेक नहीं करना रहता, आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ते हैं, ईच एंड एवरी आइटम आपको गो थ्रू करना पड़ता है। उसके बाद आप ओपिनियन ड्राफ्ट करोगे कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, या तो मैनेजमेंट का फ्रॉड होगा या तो गलती से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत आ गए, तो वो आपको पूरा चेक करना है कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट्स होने चाहिए। मटेरियल मिस्टेटमेंट्स मतलब ऐसी गलतियां जो यूजर्स को इम्पैक्ट करेंगी। ओके, छोटी मोटी गलतियां कवर नहीं होती हैं। और ऑडिटर उसके ऊपर क्या करेगा, ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the AFR. Okay, next है रिपोर्टिंग। अब आपने assurance तो ऑब्टेन कर लो, अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट भी करना है और कम्युनिकेट ऑडिटर्स फाइंडिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय एससी। आपने जो भी फाइंड किया है ऑडिट में, कुछ आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है, वो आपको कम्युनिकेट करना। ये दो ऑब्जेक्टिव्स कौन से, रीजनेबल एश्योरेंस एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट्स, और दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट ऑडिटर्स फाइंडिंग in accordance with SC, in accordance with standards on auditing. Next is nature of assurance. अब हम यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आप 100% बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, आप 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो आप ओपिनियन देते हो वो आप एविडेंस के हिसाब से देते हो, ठीक है, बट कुछ एविडेंस फैब्रिकेटेड भी रहते हैं, तो आप इतना डिटेल में पता नहीं लगा सकते, तो इसीलिए आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हमने जितना देखा उस हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से ट्रू एंड फेयर भी। रीजनेबल एश्योरेंस देते हो आप, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, 100% एश्योरेंस आप नहीं देते हो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Absolute assurance is complete guarantee. We don't give complete guarantee. We just give reasonable assurance. Reasonable assurance is persuasive rather than conclusive. हम एकदम conclusive नहीं देते हैं ओपिनियन, हम persuasive. Persuasive means backed by evidences. हम सिर्फ उतना ओपिनियन देते हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या क्या चीजें ऑडिट में कवर हो सकती है। ओके, पहले उससे पहले हम ये ले लेते हैं कि हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, हम 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे पाते। ठीक है, इसके रीजंस बहुत सिंपल है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों देते हैं। कम टू पेज नंबर 4, यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, यहाँ पे देखिए ये लिमिटेशंस की वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाते हैं, 100% एश्योरेंस नहीं दे पाते। कौन से रीजन है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखो, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो जजमेंट बेसिस पे रहती है, ठीक है, वहां पे आपको सब्जेक्टिव जजमेंट्स रहते हैं, मतलब हर पर्सन, अगर आप अलग अलग पर्सन से पूछोगे तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत सारे एस्टिमेट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से आप 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि किसी के लिए वो एस्टिमेट सही रहेंगे, किसी के लिए नहीं रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका बेड डेट्स रहता है, कोई कंपनी बोलेगी 5% बेड डेट बनाना है, कोई कंपनी बोलेगी 3% बेड डेट बनाना है। तो ये किसका है, मैनेजमेंट का जजमेंट रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर करता है, मैनेजमेंट। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि आपके ऊपर एक पेंडिंग केस चल रहा है, ओके, लीगल एक्शन, मैनेजमेंट बोलेगी कि 30% चांसेस है हम हार जाएंगे, मतलब लेस देन 50% चांसेस है, बट आप किसी और से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि 50% से ज्यादा चांसेस है। तो अगेन यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है,
तो इसकी वजह से आप 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते, आपको रीजनेबल अश्योरेंस ही देना पड़ेगा। इसकी वजह से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से। नेक्स्ट इज ऑडिट प्रोसीजर्स। अब देखो, आप हर चीज का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, आप कितना भी ट्राई कर लो। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जहाँ पे आपको सैंपल टेस्टिंग करना पड़ेगा, है ना। सब चीजें आप कवर नहीं कर सकते, हर चीज के लिए एविडेंस नहीं ला सकते, आपको सैम्पलिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको अपने कुछ अजम्पशंस लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी जो आपको वैसी प्रोसेस करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे आपको फ्रॉड भी हो सकता है, मैनेजमेंट क्या पता फ्रॉड कर रही हो और उन्होंने एविडेंस इतने अच्छे से फैब्रिकेट किए हो कि आप फिर भी मतलब एविडेंस देख के कोई बता ही नहीं सकता कि फ्रॉड हो रहे हैं। इस वजह से भी आप 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू ही है। ठीक है, क्या है एक ऑडिट प्रोसीजर, आप सैम्पलिंग वगैरह लगाओगे, 100% चेकिंग नहीं करते, आप सैम्पलिंग लगाते हो, तो इसकी वजह से भी कुछ आगे चल के फ्रॉड पता पड़ सकते हैं। एक ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक ये फैक्टर है। नेक्स्ट इज, हम ऑडिट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन मतलब आप हर चीज को देखोगे कि फ्रॉड हो रहा है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेट करोगे। बट ऑडिट में आप ऐसा सोचो, प्राइमा फेसी ऐसा सोचोगे कि सब सही है। जब तक कोई मिस्टेक सामने से नहीं दिख के आती तब तक आप अज्यूम करोगे सब कुछ सही है। इन्वेस्टिगेशन में आप उल्टा सोचते हो, जब तक कोई चीज का एविडेंस नहीं मिलता तब तक आप हर चीज को गलत समझोगे। तो ऑडिट इज नॉट लाइक एन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि आपको सपोज कोई इंफॉर्मेशन मिली है 2 साल पहले, आप ऑडिट कर रहे हो इस साल का, लेकिन आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है 2 years बैक की, जैसे कि वैल्यूएशन रहते हैं आपके बिल्डिंग्स के वैल्यूएशन, है ना। तो आप चाह के भी प्रेजेंट पे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा या फिर वायबल नहीं रहेगा इतना करना। तो इसीलिए आपको टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि आप जितना रिपोर्टिंग प्रॉपर 100% अश्योरेंस के पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम एफर्ट्स, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वही अगर पूरा नहीं हो रहा तो इतना एफर्ट्स आप क्यों ही डालोगे। जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा आप उतना ही उसके ऊपर ही रिलाय कर पाओगे, तो इसलिए आप 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज फ्यूचर इवेंट्स। अभी आपकी कंपनी में दिख रहा है बहुत भर भर के प्रॉफिट, लेकिन पता पड़ा गवर्नमेंट एक लॉ लाने वाली है जिसकी वजह से आप जो प्रोडक्ट, सपोज आपका क्रैकर्स का बिजनेस है, फायर क्रैकर्स, पटाखे, गवर्नमेंट लॉ, पता पड़ा गवर्नमेंट लॉ लाने वाली है, पटाखे की फैक्ट्रीज बंद होने वाली है, तो आपके बुक्स में अभी तो भर भर के प्रॉफिट दिख रहे हैं, लेकिन आपका आगे फ्यूचर इवेंट में कंपनी लॉस में भी जा सकती है, कंपनी शट डाउन तक हो सकती है। तो इसीलिए आप 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कि कंपनी जैसा बता रही है वैसा सब सही है, आप ऐसा नहीं दे सकते। इन सब रीजंस की वजह से आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो इन ऑडिट। यू आर नॉट गिविंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट ओनली अ रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, देन कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस ऑडिट। अब ऑडिट में क्या क्या कवर होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट। नंबर 1 इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। आपको एंटिटी की हर चीज कवर करनी है। हर चीज मतलब कि आपको एंटिटी का देखना है, एंटिटी ने कहीं कोई लॉ तो बीच नहीं किया, एंटिटी का आपको फ्यूचर भी देखना है, गोइंग कंसर्न तो अफेक्ट नहीं हो रहा, हर एस्पेक्ट कवर करना कंपनी का। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी रहती है उसका हर आइटम कवर करना है आपको, सेल्स देखने हैं, परचेसेस देखने हैं, हर चीज का ऑडिट करना है आपको, क्योंकि आपको ओपिनियन किस पे देना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, तो आपको हर एस्पेक्ट कवर करना पड़ेगा एंटिटी को। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सफिशिएंट है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं। सफिशिएंसी मतलब एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब क्वांटिटी उसकी सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये दो चीजें तो आपको जरूर देखनी है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। द ऑडिटर शुड रिवील satisfied information contained under an accounting records and other sources। आपने जो बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, और सफिशिएंट बेसिस प्रोवाइड करती है कि नहीं, और सफिशिएंट है एविडेंसेस कि आपको और फर्दर एविडेंसेस चाहिए। ये सब भी ऑडिट के स्कोप में कवर होते हैं।
Next is auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting systems, internal controls. अब आप रिलाय क्यों करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जब आपको लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर है? जैसे कि आपको पता पड़ा कि ये कंपनी में ऐसा सिस्टम है, सेल तो कर लेते हैं लेकिन बिल बनाते ही नहीं है, तो क्या आप उनके बिल्स के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं। तो इंटरनल कंट्रोल्स आपको चेक करने पड़ेंगे, हर चीज के लिए प्रॉपर सिस्टम्स हैं कि नहीं। अगर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो आपको ऑडिट करना इजी हो जाता है, आपके लिए उसके ऊपर रिलाई करना इजी हो जाता है। तो आपको इंटरनल कंट्रोल्स भी देखनी है, अप्रोप्रिएट टेस्ट्स, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स, आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर करना है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या करना है आपको? पहले तो एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, जो भी चीज में फ्रॉड एरिया है वहां वहां आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज आपके पास जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं, आपको ये भी ऑडिट में कवर करना है। ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आपके पास सारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, बट वो डिस्क्लोज्ड है कि नहीं प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने सेल्स चेक की, सेल्स प्रॉपर दिख रही है आपको, सेल बिल्स दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी में भी उतना टर्नओवर दिखाया है उन्होंने, बट अभी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ने डिस्क्लोज किया है क्या प्रॉपर? जो ईयर का है उस ईयर में ही डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ये चीजें भी आपको देखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपकी स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट्स भी आपको चेक करनी है, टीडीएस वगैरह प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवर हो रहा है कि नहीं, आपकी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज अब ऑडिट के स्कोप में क्या क्या नहीं आता। आउटसाइड डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। अब जैसे अब एक बिल्डिंग है, इसकी लाइफ 10 साल है कि 20 साल है, ये ऑडिटर कैसे पता लगाएगा? आपको तो मैनेजमेंट के असर्शंस के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो जो आपके डोमेन के बाहर है चीजें, तो वो आपसे ऑडिटर से एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि ऑडिटर आके परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये ऑडिट के स्कोप से बाहर कौन सी ऐसी चीजें जो उसके डोमेन में ही नहीं आती, तो वो ऑडिट के स्कोप में ही नहीं आती। नेक्स्ट इज यू हैव टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी और एक्सपर्ट, जैसे वैल्यूएशन एक्सपर्ट रहता है, आप उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करो बीइंग एन ऑडिटर। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जो आपको मैनेजमेंट प्राइमा फेसी एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो आप उसके ऊपर ही रिलाई करोगे। अब क्या आप वो भी डिटेल में देखोगे क्या कि एविडेंस फैब्रिकेटेड है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं? तो आपको ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर, अगर वो प्राइमा फेसी सही दिख रहे हैं तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कम हो जाती है। ओके, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम जो ऑडिट कर रहे हैं इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती, तो हम रॉन्ग डूइंग हर चीज को गलत नजरिए से नहीं देखेंगे। तो ये भी आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट है। क्या इन्वेस्टिगेशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट? क्यों? क्योंकि ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं रहती टू सर्च एंड विटनेस एंड ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट क्यों करा रहे हैं ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स। अब देखो ऑडिट में क्या होता है कि आप कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड रहे ना तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ग्लोबली जो कंपनीज हैं जिनका एम्पायर काफी कंट्रीज में है, तो उनका भी कुछ ऐसा चेकिंग पॉइंट होना चाहिए, तो वो कौन करता है? ऑडिटर्स। Next is safeguarding the interest of shareholders owners who are not involved in daily management. अब जो शेयर होल्डर्स रहते हैं जो डेली मैनेजमेंट में रह रहते हैं वो कैसे टेस्ट करेंगे कि जो मैनेजमेंट दिखा रही है कुछ में वो सही है कि नहीं? तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। ऑडिटेड है मतलब कि ऑडिटर ने सब चेक किया होगा, ट्रू एंड फेयर भी दिखाई रहे होंगे। उसके बाद एक्ट एज अ मॉरल चेक अब ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर फियर ऑफ डिस्कवरी। अब कोई फ्रॉड कर रहा है अगर, तो उसके मन में डर रहेगा कि जब ऑडिट के टाइम पे ये सब चीजें चेक होगी
तो जो फ्रॉड कर रहा है वो अटक सकता है। तो ये ऑडिट करने से क्या होगा, मॉरल चेक बनेगा एम्प्लॉयज के ऊपर कि किसी को भी फ्रॉड करने से पहले डर लगेगा कि फ्रॉड करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, फियर ऑफ डिस्कवरी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हेल्प मिलता है कि प्रॉपर टैक्स जमा हो रहा है कि नहीं, मतलब जो कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं वो एक्चुअल में उतना डिस्क्लोज कर रही है कि नहीं, टैक्स लाइबिलिटीज एक्यूरेटली डिटरमाइन कर रही है कि नहीं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी हेल्प हो जाता है। नेक्स्ट इज बैंक में आप अगर कोई लोन प्रपोजल लेके जा रहे हो तो बैंक किसके ऊपर रिलाय करके आपको लोन प्रोवाइड करता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। बैंक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाय करता है एंड लोन इश्यू करता है। हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर्स, कुछ कंपनी में फ्रॉड या एरर चल रहा है तो ऑडिट के थ्रू भी कभी कभी फ्रॉड मिल जाता है, या फिर अनइंटेंशनल एरर्स भी ऑडिट के थ्रू पता पड़ जाता है। जैसे कोई एंट्री ओमिट हो गई, आपके बुक्स में मशीनरी दिख रही है बट एक्चुअल में मशीनरी है ही नहीं, तो ये ऑडिट करते टाइम पता पड़ गया। ऑडिटर क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम चेक करता है, तब पता पड़ गया कि इन्वेंट मशीनरी है ही नहीं बट बुक्स में दिख रही है, तो वहां पे एरर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। देन रिव्यू द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कंपनी का मैनेजमेंट सॉलिड है कि नहीं, ये भी ऑडिट से पता पड़ता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए सिस्टम्स है कि नहीं, सेल्स के लिए सिस्टम्स है कि नहीं, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है सेल बुक करने का, जब गुड्स डिस्पैच होते हैं तब सेल्स बुक करते हैं कि जब कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं तब तब सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। ये हर एक चीज का क्राइटेरिया रहता है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स रहते हैं ना उतना ऑडिट करना इजी हो जाता है। ओके, तो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट को हेल्प होता है, बैंकर्स एंड लेंडर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल के ऊपर रिलाई करते हैं, उसके बाद हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है। नेक्स्ट इज एक्ट एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, फ्रॉड और एरर्स डिटेक्ट हो पाते हैं। और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, कंट्रोल डेफिशिएंसीज, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका कंट्रोल खराब है एंटिटी में, तो वो कंट्रोल डेफिशिएंसीज भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं ऑडिट से। ओके, नेक्स्ट ये हमने देख लिया था इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये सब रीजंस के वजह से ही हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। नेक्स्ट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एलिमेंट। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब किसी इंफॉर्मेशन की आप क्रेडिबिलिटी चेक करते हो। क्रेडिबिलिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो सही है कि नहीं, उसको बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब कोई थर्ड पार्टी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या कोई और प्रैक्टिशनर हो गया, वो वेरीफाई करती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ना वो सही है कि नहीं, उसके ऊपर हम एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हैं। ऑडिट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट कौन से टाइप का अश्योरेंस एंगेजमेंट है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ऑडिट के अलावा भी अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स रहते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो देखो, एन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब ऐसा टाइप, ऐसा काम जिसमें अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर कौन रहता है, थर्ड पार्टी अदर देन द कंपनी, एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन। क्यों एक्सप्रेस करते हैं हम कंक्लूजन, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी about the outcome of evaluation of subject matter against criteria। आप किस चीज के ऊपर कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हो, एक सब्जेक्ट मैटर रहता है। अब जैसे ऑडिट के केस में सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है, आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वैसे ही अलग अलग टाइप के अश्योरेंस एंगेजमेंट में अलग अलग टाइप का सब्जेक्ट मैटर रहता है। हम अभी नीचे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। तो बेसिकली अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, ये सब एलिमेंट्स है अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एक थर्ड पार्टी रहती है जो चेक करेगी, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी रहेगी जो अपॉइंट करती है, और एक इंटेंडेड यूजर्स रहेंगे जिनके लिए हम बना रहे हैं रिपोर्ट्स। तो टोटल 3 पार्टीज रहती हैं, कौन, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स। ये हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर, किस चीज के ऊपर आपको कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है, किस चीज के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी हम क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया, आप चेक तो कर रहे हो बट उसके ऊपर ओपिनियन किस बेसिस पे दोगे। अब जैसे आप डेटर्स चेक कर रहे हो तो कितने % डेटर्स इज फेयर इनफ,
तो उसके लिए भी आपको एक बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। जो चीज आप चेक कर रहे हो उसके लिए बेंचमार्क कि 5% से ज्यादा हम एरर टॉलरेट नहीं करेंगे, 5% से ज्यादा प्रॉफिट्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं बेंचमार्क। एक आपको क्राइटेरिया भी लगाना पड़ेगा कि हमको चेकिंग कितना रखना है। फोर्थ इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। आपको जो चीज के ऊपर आप कंक्लूजन दे रहे हो, जिसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, वो आपको उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलना चाहिए। सफिशिएंट एज टू क्वांटिटी, appropriateness as to quality. Okay. A written assurance report in appropriate form containing the conclusion. आप ओरली ही नहीं दे सकते कंक्लूजन, आपको पूरा एक रिटर्न रिपोर्ट देना पड़ता है। तो एलिमेंट्स क्या क्या है? 3 पार्टीज रहेंगी आपकी, एक सब्जेक्ट मैटर रहेगा जो आप चेक कर रहे हो, सब्जेक्ट मैटर के लिए एक सुटेबल क्राइटेरिया रहेगा, बेंचमार्क रहेगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर कैसे चेक करना है। नेक्स्ट इज एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे एंड एट लास्ट एक उसके ऊपर रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एलिमेंट्स। अब हम एश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अगेन ऑडिटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। चलो एश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप्स देख लेते हैं। एक तो पहले तो आता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम किस केसेस में देखते हैं? सर्टिफिकेशन वर्क के केसेस में। जैसे एक रहता है आपका टर्नओवर सर्टिफिकेट, उसमें आप वेरीफाई करते हो कि आपका टर्नओवर इतना है। ये सर्टिफिकेशन वर्क्स में आपको सर्टिफाई करनी पड़ती है चीजें कि ये एक्चुअल में हुआ है, उसमें आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हो। जैसे कि नेटवर्थ, ओके, नेटवर्थ में भी आप 100% एश्योरेंस देते हो कि क्लाइंट ने हमको जितना डेटा दिया है उस हिसाब से 100% क्लाइंट का इतना नेटवर्क हो रहा है, क्योंकि उसमें हम कैश एंड बैंक बैलेंस भी एग्जैक्ट फिगर्स लिखते हैं क्लाइंट की जितनी नेटवर्क होती है। नेक्स्ट इज रीजनेबल एश्योरेंस एज इन केस ऑफ ऑडिट। ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस लिखते हैं, तो ये भी एक टाइप का एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस कब देते हैं? आपने सुना है जो लिस्टेड कंपनीज रहती है ना सेबी के साथ, जो सेबी रजिस्टर्ड रहती है, उनको हर क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे इतना एक्सटेंसिवली चेकिंग हम नहीं कर सकते, तो हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर में न्यू रिपोर्ट आपको चेक करना है, तो उस टाइम पे आप लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस मतलब रीजनेबल एश्योरेंस से भी थोड़ा कम चेकिंग होगी, आपका सीक्वेंस ऐसा रहता है। 100% चेक किया मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब अच्छा खासा चेक किया, और लिमिटेड एश्योरेंस मतलब बहुत सिलेक्टिवली कम चेक किया आपने। ये लिमिटेड एश्योरेंस जाता है क्वार्टरली के केसेस में, जहाँ पे आपके पास टाइम भी कम रहता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस में आपको कंपेरेटिवली हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलते हैं, वहीं आप लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट देखोगे तो लो लेवल ऑफ एश्योरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी कम रहता है आपके पास चेकिंग का, बीइंग एन ऑडिटर। क्वार्टरली के केसेस, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में आप लिमिटेड एश्योरेंस देते हो। तो रीजनेबल एश्योरेंस में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस में लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। यहाँ पे आपको डिटेल में प्रोसीजर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके। बट लिमिटेड एश्योरेंस के केस में आपको प्योर प्रोसीजर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, उससे ही आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। इसमें आप एक रीजनेबल कंक्लूजन देते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, बट लिमिटेड एश्योरेंस के केस में आप लिमिटेड कंक्लूजन देते हो। लिमिटेड कंक्लूजन इज लोअर लेवल कंक्लूजन देन रीजनेबल कंक्लूजन। एग्जाम्पल के केस में ऑडिट एंगेजमेंट में आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, रिव्यू एंगेजमेंट में आप लिमिटेड एश्योरेंस देते हो। रिव्यू एंगेजमेंट मतलब जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, उसको ही रिव्यू एंगेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट के एग्जाम्पल्स। एश्योरेंस एंगेजमेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो ऑडिट इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल। ऑडिट में भी आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। एंड याद रखना ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर हो चुका है तो उसका ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट में क्या होता है? कोई सिलेक्टेड पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, उसको बोलते हैं रिव्यू। इसमें हम कैसा लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं,
ओके, नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के रिलेटेड हम जो अजम्पशंस देते हैं ना, उसका भी हम ऑडिट नहीं बट एग्जामिनेशन करवाते हैं। वो भी एक सीए के थ्रू चेक करवाते हैं कि ये अजम्पशंस सही है कि नहीं, जो अजम्पशंस यूज हुए हैं वो रीजनेबल एंड रिलेवेंट है कि नहीं। ओके, आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिन करते हो कि अजम्पशंस जो कंपनी ने लिए हैं ये कब काम में आता है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको अगर आपका आईपीओ लॉन्च करना है, मतलब आप शेयर मार्केट में न्यूली लिस्ट हो रहे हो, तो आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आगे कंपनी का वर्किंग कैसा रहेगा। तो उसमें भी अजम्पशंस आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाने पड़ते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप खास इंटरनल ऑडिट कंपनी में कैसे चल रहे हैं उसके लिए भी एक एंगेजमेंट करवाते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये टू रिपोर्ट ऑन, ये कौन कराते हैं? कंपनी के जो ओनर्स रहते हैं वो ये टाइप का एंगेजमेंट करवाते हैं ताकि पता पड़े कि मैनेजमेंट का वर्किंग प्रॉपर है कि नहीं। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट 340। सिमिलरली प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल के ऊपर स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स 3400। तो ये अश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप्स हो गए। कौन से? एक आपका ऑडिट एंगेजमेंट, एक रिव्यू एंगेजमेंट, एक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक हो गया आपका एंटिटी में कंट्रोल्स किसके हैं। तो ये 4 टाइप के आपके एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट्स, आप समझ लो। बस होने ही वाला है चैप्टर, लास्ट 2 टॉपिक्स एंड ये चैप्टर इज ओवर। अब देखो, ये जो हमने 4 देखे इसमें आपको कुछ ना कुछ अश्योरेंस प्रोवाइड करना रहता है। ओके, तो अब दूसरे टाइप के भी एंगेजमेंट है जिसमें आपको कोई अश्योरेंस नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको वो चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके ऊपर आपको ओपिनियन नहीं देना पड़ता। एग्जाम्पल कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। और कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट मतलब क्या रहता है? आपके पास फिनेंशियल डेटा तो है बट आपको सिर्फ कंपाइल करने के लिए अपॉइंट किया है। जैसे कि कंपनी के पास लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं डेटर्स के, बट कंपनी वांट्स टू एनालाइज कि कौन से डेटर्स हमारे अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। तो इसके लिए आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऑफर हो सकता है कि आप जैसा मैनेजमेंट चाहती है आप इंफॉर्मेशन से हमको वैसी चीजें निकाल के दो, वैसी प्रोवाइड करके दो। आपको ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है क्लाइंट। उसको बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में कैसा रहेगा? आपके ऊपर एक डेटा, आपके पास एक डेटा दिया जाएगा, आपको मैनेजमेंट जो जो चीजें बोलता है कि ये डेटा के ऊपर आपको अप्लाई करना है एंड हमको आउटपुट देना है, आपको वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी वो डेटा के ऊपर। इसको बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड प्रोसीजर्स एज एग्रीड अमंग क्लाइंट एंड द रिपोर्ट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। जैसे कि कंफर्मेशन ऑफ ईयर एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। सपोज मैनेजमेंट में आपको बोला कि 10 लाख के ऊपर जो भी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है उनका डेटा आप निकाल के दो, तो इसको बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ओके, चलो ये हो गए नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। आपको अगर एंगेजमेंट का क्वेश्चन आया तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड दिस इज नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब देखो, हमको ऑडिट करना है तो ऑडिट के लिए भी कुछ हमारे जो आईसीआई बोर्ड है उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि आपको ऑडिट में ये चीजें तो मिनिमम फॉलो करनी है। तो स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? स्टैंडर्ड्स मतलब जैसे आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज रहती है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, ऑडिट में वैसे ही स्टैंडर्ड्स रहते हैं। तो स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों है? टू कैरी आउट एंगेजमेंट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क्स। जो बेंचमार्क्स हैं इंडस्ट्री के, जो उस हिसाब से ऑडिट होना चाहिए, उस हिसाब से एंगेजमेंट होना चाहिए आपका। तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स की जरूरत है कि एक बेंचमार्क आप एस्टैब्लिश करके उसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी इन परफॉर्मिंग जजमेंट। अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं रहेंगे तो हर कोई सीए अपना अलग अलग मेथड लगा के चला जाएगा। तो इसीलिए जजमेंट्स जहाँ पे लगती हैं वहां पे थोड़ी बहुत तो भी यूनिफॉर्मिटी है, इसीलिए स्टैंडर्ड्स पे। नेक्स्ट इज
टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें स्टैंडर्ड्स की चाहिए। और इसमें दो एडिशनल है, टू एनहांस प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स एंड टू इंश्योर ऑडिट क्वालिटी। ऑडिट जैसा हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिटर को उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि वो ऑडिट परफॉर्म कर सके, इसीलिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की नीड पड़ती है। नाउ टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। आपकी जो एंगेजमेंट की क्वालिटी रहेगी, ऑडिट की जो क्वालिटी रहेगी, उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, जो SQC 1 बोलते हैं। ये क्या करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि ऑडिटर्स को कैसे ऑडिट करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्म ऑफ प्रैक्टिशनर, ये CA के ऊपर अप्लाई होगा स्टैंडर्ड, कि उनको कैसा क्वालिटी रखना है ऑडिट कंडक्ट करते हुए। आप जब ऑडिट करोगे तब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब SQC 1 में दिया गया। ये SQC 1, इसको पेरेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है SA 220, ये आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ आप ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इसमें एक SQC 1 है आपका, और इसमें देखिए अदर स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, वो हम देखेंगे। दूसरे स्टैंडर्ड्स जो है जो कि क्वालिटी बढ़ाते हैं, वो है एक आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिट एविडेंसेस। इन सब के ऊपर आपको सेपरेट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सेपरेट ऐसे देखने को मिलेंगे, ये भी नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस होंगे। देन उसके बाद रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर भी स्टैंडर्ड्स हैं। ये सब स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के लिए बनाए गए। कौन से, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रिव्यू स्टैंडर्ड्स, अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये आप ओवरलुक ही कर लो, पेपर में आएगा तो हार्डली आएगा, आपको एज इट इज हेडिंग्स डालनी है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। बाकी ऐसा जितना टेक्निकल नहीं है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आप ये सब चीजें जब कवर करोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम में मोस्टली यही एरिया से ही क्वेश्चन आएंगे आपको ये प्रॉपर हर एक चीज लर्न करनी है। आप ऐसा समझो, अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आया तो आपको आंसर लिखते आना चाहिए। जैसे कि ऑडिट के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको डेफिनेशन ऐसे 200 मेंशन करना पड़ेगा, डेफिनेशन मेंशन करना पड़ेगा, एंड फैक्टर्स दैट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। ये इसके 6 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको चीजें लर्न करनी है। नेक्स्ट इज ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, आपको ये आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स आ सकता है, इसमें आपको पर्सनल एंड टेक्निकल क्वालिटीज लिखनी पड़ेगी। इसको आप बुलेट फॉर्मेट्स में लिखना, बुलेट पॉइंट्स में तो ज्यादा बेटर है। देन कनेक्शन ऑफ ऑडिट विद अदर सब्जेक्ट्स, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका 5 मार्क के लिए। अगेन ऑडिट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, आपको पेपर में पॉलिश लैंग्वेज ही लिखना पड़ेगा। ऑडिट में ऐसा होता है जनरली कि स्टूडेंट्स को समझता सब है बट लिखते नहीं आता, तभी उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आपको लैंग्वेज एज नियर एज ऐसा रखना है, आपको एज नियर एज पॉसिबल। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, to report on financial statements and to communicate those reportings and audit findings। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब आप इसमें जो अश्योरेंस देते हो वो रीजनेबल अश्योरेंस रहता है एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ये चीज हमेशा याद रखना। देन स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो पहले तो आपको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी देखना है, उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। रिलायबल मतलब उसका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, ट्रस्टेड सोर्स से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। सफिशिएंसी मतलब क्वालिटी इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज आपने इंफॉर्मेशन के एविडेंस तो इकट्ठे कर लिए, पर सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है कि नहीं, आपको वो भी चीजें देखनी पड़ेगी। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में ये 3 चीजें कवर होती है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आप लर्न कर लो। नेक्स्ट इज क्या चीजें स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आती। तो जिन एरियाज के ऊपर जो ऑडिट के मतलब ऑडिटर के डोमेन ही नहीं है, वो चीजों के ऊपर ऑडिट अप्लाई कैसे होगा। जैसे कि आपको एक बिल्डिंग है, इसका वैल्यूएशन ऑडिटर थोड़ी ना करेगा, ऑडिटर विल रिलाई ऑन थर्ड पार्टी रिपोर्ट, तो ये स्कोप ऑफ ऑडिट से बाहर होगा। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके पास अब एविडेंस आ रहा है, अब क्या आप वो भी डिटेल में चेक करोगे क्या कि इस पे साइन किसी की नकली है, तो ये सब चीजें आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं है। नेक्स्ट इज
Audit is not an investigation. Investigation is not within the scope of audit. Okay. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट. इसमें भी 6 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, आप ये लर्न कर लो. ये आप मन से भी लिख सकते हो, बट ये शेयर होल्डर्स, ये मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आपके मिनिमम इतने वर्ड्स तो कवर होने चाहिए. लेंडर, बैंकर्स, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने में. उसके बाद एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. ओके. नेक्स्ट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ऐसा क्या रीजन है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट लिमिटेशन. कौन से हमने देखी? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहती है उसमें मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स रहते हैं. इस वजह से आप 100% गारंटी नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू ही है, क्योंकि आगे चल के बेड डेट्स का अमाउंट चेंज हो सकता है, आपके जो जजमेंट्स लगाए थे वो नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकते हैं, तो 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता. ऑडिट प्रोसीजर्स, अगेन आप हर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते, आपको कहीं ना कहीं सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा, 100% चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए. और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो कि आप हर चीज को गलत समझोगे, आप ऑडिट कर रहे हो. जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस नहीं मिलता आप तब तक ऐसा समझोगे कि हर चीज सही जा रही है. ओके. तो आप इन्वेस्टिगेशन मतलब इतना एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कर रहे हो कि आपको 100% अश्योरेंस मिल सके. नेक्स्ट इज, आपके पास कोई अगर सपोज 2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है, अभी की नहीं है, बट आप अगर अभी की इंफॉर्मेशन निकालने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स या कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स. तो इस वजह से भी आप 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते. नेक्स्ट इज फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर इवेंट्स की करके आगे जो एंटिटी के साथ होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स या से 12 मंथ्स में, तो वो आप उस चीज की भी गारंटी नहीं दे सकते कि कैसा रहेगा, तो इसलिए आप 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते. ये भी अगेन क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. नेक्स्ट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट. अगेन ऑडिट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पे आप रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने क्या देखा था? प्रैक्टिशनर रहता है जो कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है. उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी के अलावा जो यूजर्स रहते हैं उनके लिए ये होता है. उसके बाद आता है एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप कंक्लूजन बेसिस प्रोवाइड करते हैं, और वो सब्जेक्ट मैटर आप चेक कैसे करोगे, उसका एक क्राइटेरिया रहता है. देखो तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सितंबर 2025 की एग्जाम में पूछा है कि यहाँ पे अश्योरेंस दिया है ऑडिटर ने, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स which ensure that financial statements are not misleading. इसके हमने जो 6 पॉइंट्स लिखे थे ना, वो है इसका आंसर. इसमें आपको पहले ऑडिट का डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद जो 6 पॉइंट्स कि वो रहने चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो. क्या क्या देखे थे हमने कि एंट्रीज रहनी चाहिए, उसके बाद एंट्रीज सपोर्टेड एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के साथ सपोर्ट होनी चाहिए. नंबर 3 था ओमिशन नहीं होना चाहिए एंट्रीज का. नंबर 4 था इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए. नंबर 5 था अमाउंट्स आर प्रॉपरली सीडीडी मतलब क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड. उसके बाद लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर. ये आता है क्वेश्चन 5 मार्क के लिए एग्जाम में. उसके बाद ये R2P का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है. इसमें आपको क्रक्स से याद रखना है, ये क्रक्स है क्वेश्चन. ओके. इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है XYZ की, वो सीए ग्रुप को अपॉइंट करती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर. During the audit, he observed that management consistently applied same method for valuation of inventory over the past few years. But this year, without proper disclosure, this leads to different valuation method. इसमें क्या किया? इन्वेंट्री वैल्यू करने का एक उनका पहले मॉडल था, एक मेथड था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का. इस बार उन्होंने चेंज किया बट विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर. तो क्या ये मैटर स्कोप ऑफ ऑडिट में पड़ता है क्या? ये हमने पढ़ा था. देखो स्कोप ऑफ ऑडिट के 3 पॉइंट्स थे. एक तो था कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ये वाला. एक था रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक था प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये भी स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है. ओके, ये 3 पॉइंट्स. तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्लोजर का दिया हुआ है पॉइंट, तो हमको ये कैच करके स्कोप ऑफ ऑडिट का पूरा एक्सप्लेन करना है कि पहले तो स्कोप मतलब पर्पस होता है. हमको पहले पर्पस ऑफ ऑडिट लिखना पड़ेगा कि क्या स्कोप ऑफ ऑडिट है.
उसके बाद स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है आपको वो भी लिखनी है। तो उसी हिसाब से प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्कोप ऑफ ऑडिट में कवर होता है। और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए कि प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। ओके, नेक्स्ट अगेन स्कोप ऑफ ऑडिट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये इसके ऊपर वाले का ही है तो आप इसको कट कर दोगे, इसको आप कट कर दो। देखो ये भी अगेन मई 2025 के एग्जाम में पूछा है। मेंशन एनी 3 स्टैंडर्ड्स। तो पहले तो हमको एस से बहुत कॉमन है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसके अलावा एक है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, एसआरई बोलते हैं जिसको। एंड एक है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएई। उसके बाद आता है ऑल्सो मेंशन पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो पर्पस में आप क्या लिखोगे कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए। और उसके बाद गाइडेंस इन एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स। ठीक है, आप ये भी एक बार क्वेश्चन देख लेना, रिपीट होते हैं इंटर में क्वेश्चंस। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, अब इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं। एलुसिडेट बेनिफिट्स एंड नीड्स ऑफ एन ऑडिट। इसके वही जो हमने पॉइंट्स देखे थे, गवर्नमेंट, लेंडर्स, moral check on employees, boosting confidence, high quality reliable financial information, helps in detecting fraud and errors, ensuring accuracy। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है। और इंटरनल कंट्रोल से भी और डेफिशिएंसीज एंड ये सब हाईलाइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऑडिट होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल के इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप ऑडिट नहीं दे सकते। आपको ये वाला स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगेगा आपका। इसमें आप डिफरेंस भी लिख सकते हो इन दोनों का। और उसके बाद आता है, इसमें आपको अजम्पशंस की स्टडी करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टिव में, कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लिए हैं जिसके बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए हैं वो अनरीजनेबल तो नहीं है ना, वो प्रॉपरली प्रिपेयर किए गए हैं अजम्पशंस के हिसाब से, अजम्पशंस एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड हैं। आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी। अगेन दिस इज द गुड एरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये वाला देखो, ये सितंबर 2024 के पेपर में है। The auditor objected to inclusion of such clause discuss the light in the scope of audit। अगेन स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया देखो। कमेंट हाउ ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। देखो ये दोनों ऑप्शन में है, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक? यहाँ पे हमको ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड सेकंड में ये है कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड्स दैट मे हैपन इन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। द ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूजन ऑफ सच क्लाउज इन अपॉइंटमेंट लेटर। तो आपको पहले अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ ऑडिट, तो आपको पहले तो 3 पॉइंट्स याद करने हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट में कौन से 3 पॉइंट्स थे? तो ये थे कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर से ऑडिटर से ऐसा लिखवाना चाहते हैं कि ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड्स दैट मे हैपन इन द कंपनी। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। क्योंकि देखो ये यहाँ पे है स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या नहीं आता है। ये वाला आउटसाइड डोमेन ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं लगेगा यहाँ पे। ये वाला पॉइंट लगेगा, नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। आपको ये पॉइंट लिख के मेंशन करना है कि ये ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। क्या? इन्वेस्टिगेशन वाला था। ठीक है, देयरफॉर मिस्टर बी इज राइट इन ऑब्जेक्टिंग द यूज ऑफ वर्ड इन प्रपोज्ड असाइनमेंट। ये रहा, the scope of audit is broad and audit is not an official investigation into alleged wrongdoing।
इसका मैं आपको करेक्टेड सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अश्योरेंस एंगेजमेंट में देखो क्या क्वेश्चन है। देखो, शी इज ऑफ द व्यू दैट अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट अलोन। हमने देखा था कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में भी तीन तीन चार टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है ऑडिट। तो फिर आपको यही लिखना है कि ऑडिट एंगेजमेंट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट में उसके और ऑडिट के अलावा भी और पॉइंट्स आते हैं, तो ये भी आपको सिर्फ मेंशन करना रहेगा। ठीक है, दैट्स द व्यू ऑफ सोनिया इज करेक्ट। क्या व्यू? कि assurance engagements are not restricted to audit alone. Okay, next question है, give 3 examples of assurance engagement. ये भी हमने पढ़ा था, audit of financial statements, review of financial statements, examination of prospective financial statements. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये हमने देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना, उसके बाद आता है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आपको रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट अश्योरेंस के बारे में डिफरेंस लिखना है, और दूसरा कि बस कंक्लूजन देके आपको खत्म करना है। अब ये एक क्वेश्चन पेपर में है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इसके भी हमने पॉइंट्स देखे थे, बस वही कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है, ये जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ये आप कट कर दो, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अगेन स्कोप ऑफ ऑडिट में जो 3 पॉइंट्स देखे थे वो, और उसके बाद है आपका ये आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ एंगेजमेंट है आपका ये क्वेश्चन। क्या एंगेजमेंट है देखो, engaged in manufacturing business, it appoints CAT to provide assurance report on its finance prepared on the basis of historical financial information. अब देखो लिखा ही हिस्टोरिकल है, तो आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा? एक तो रिव्यू बचा, और एक तो नॉन अश्योरेंस वाले आ गए। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो अश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारे पास क्या क्या था। ये देखो, ऑडिट एंगेजमेंट हो सकता है इसमें, रिव्यू एंगेजमेंट हो सकता है, PFI तो नहीं होगा। उसके बाद आता है ये, इस पे भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। कौन सा? एक ऑडिट एंगेजमेंट और एक रिव्यू एंगेजमेंट। तो अब देखो इन्होंने और क्या डाला है डिटेल, ये अश्योरेंस रिपोर्ट देना है, तो ये 4 में से ही कोई एक होगा, क्योंकि नॉन अश्योरेंस में तो हम जा नहीं सकते अभी। ठीक है, तो आपको देखना है पहले और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑन विच लिमिटेड कंक्लूजन्स। ये देखो ये आ गया वर्ड आपका, कौन सा? लिमिटेड कंक्लूजन। लिमिटेड कंक्लूजन हमने देखा था रिव्यू के केसेस में देखा, तो आपका ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया लाइक रिव्यू। इसमें आपको डिस्टिंग्विश पॉइंट्स भी लिखने हैं कि इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। उसके बाद आता है इसमें प्रोसीजर्स प्योर रहती हैं, और आप लगे तो ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हम लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं, एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। और एग्जाम्पल तो ठीक है ऊपर ही कवर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, explain such assertions or subject matter in case of certain subject matter limitations on auditor's ability to detect material statement are particularly significant. Explain such assertions or subject matter. ये एक देख लो, ये ओल्ड स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं कि जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे फ्रॉड डिटेक्ट हो सकता है या फिर मिस्टेक्स डिटेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो जहां पे सीनियर मैनेजमेंट या फिर कोल्यूजन है, कोल्यूजन मतलब एम्प्लॉयज जब मिलके घपला करते हैं उसको बोलते हैं कोल्यूजन। तो वहां पे एक फ्रॉड हो सकता है जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो या तो फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। सबसे पहले ऑडिट में ये चीज देखी जाती है, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन निकालना है।
द ऑकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशंस, इसकी वजह से भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद आता है फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर। ये ओल्ड स्टडी मटेरियल का है, ये आपके इसमें नहीं डाला है मैंने, ये आप देख लो क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट इज, ये आपको पूछ रहा है कि डिस्कस ये बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये हमने इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिट देखा था ना, ये उसमें से उन्होंने एक पॉइंट निकाल के इलेबोरेट करने को बोला है। तो नथिंग, पेपर में ऐसे टाइप के नहीं आते हैं क्वेश्चंस, आएगा तो पूरा इंटरडिसिप्लिनरी के ऊपर आएगा। देखो, एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ये हमने देखा था, पर्सनल क्वालिटीज, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा आप और अपना भी ऐड कर सकते हो, ह्यूमन एंड एथिकल वैल्यूज। आप ऑडिट में एक्स्ट्रा लिख सकते हो बट कम नहीं लिख सकते। ये भी आप नोट डाउन कर लो हेडिंग्स। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। स्कोप ऑफ ऑडिट छोड़ दो सब, स्कोप ऑफ ऑडिट आप पूरा बाय हार्ट लर्न कर लो, एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है वहां से। अगेन स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट। यहाँ पे आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट डालना है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि पार्टनर्स ऑफ द फर्म में कुछ घपला हो गया क्योंकि कोलिजन ऑफ एम्प्लॉइज था। तो यहाँ पे द पार्टनर्स ऑफ फर्म ब्लेम ऑडिटर्स फॉर फ्यूटिल ऑडिट एक्सरसाइज, कि ऑडिटर को ही ब्लेम करें कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं किया। तो क्या ये सही है क्या? नो, द आंसर इज नो, क्योंकि ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस हम देते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और फ्रॉड यहाँ पे एक फैक्टर था, इनहेरेंट लिमिटेशन में फ्रॉड का फैक्टर था, तो आपको वो भी लिखना है। प्लस क्वेश्चन का भी थोड़ा पार्ट एक्सप्लेन करके आपको कंक्लूजन बताना है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन लाइज विद मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस मीनिंग ऑफ थ्री पार्टीज इन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें आपने देखा था थ्री पार्टीज कौन सी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और एक होता है इंटेंडेड यूजर्स। ये टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड नॉन एश्योरेंस के भी इसमें देख लेना, नोट्स में थे। ये फर्स्ट क्वार्टर, इसमें हमने देखा था कि एक लिमिटेड एश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं, जहां पे भी क्वार्टर आया वहां पे आपको लिमिटेड एश्योरेंस, जैसे कि रिव्यू, रिव्यू के एसआरई आप लर्न करो, स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये आप लर्न कर लो, नंबर्स। इसके बाद की कंसिडरेशन, जिसमें सफिशिएंट एविडेंस लगता है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं। यहाँ पे अगेन रीजनेबल एश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत आपको बस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। ये मैंने आपको 6 पेज में पूरा चैप्टर कवर करवाने की कोशिश की है, इसमें से आप कुछ भी मत छोड़ना, अभी ऑलरेडी सब इंपॉर्टेंट एंड मेजर थिंग्स कवर्ड किए हैं इसमें। ये देखो, ये 6 पॉइंट्स इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, इसमें से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स आप देख लो, पेपर में अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आया तो आप ये लिख पाओगे। ये क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स, इसमें आप और 2-3 क्वालिटी सेट कर दो जो हमने क्वेश्चन बैंक में देखा। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ये भी ओवरलुक कर लो कि पेपर में अगर आया तो आप कौन से टाइप के एग्जाम्पल लिख पाओगे इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में ये हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स देखे, प्लस उसके बाद आप अश्योरेंस के बारे में भी थोड़ा बता सकते हो, रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट, इसको तो बाय हार्ट लर्न कर लो, कब
क्वेश्चन बन के बन जाए पता भी नहीं चलेगा। कभी भी क्वेश्चन उठा के बन सकते हैं इसके ऊपर। ये 3 पॉइंट्स इंक्लूजन और ये 2 पॉइंट्स एक्सक्लूजन के, ये तो बाय हार्ट आप लर्न कर लो। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट ये भी एक बार देख लेना, पेपर में आया तो आप लिख पाओ। इनहेरेंट लिमिटेशंस ये भी एक लर्न कर लो। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट पे पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, ये आप पॉइंट्स देख लो। और टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट ये भी एक बार लर्न कर लो। ये एग्जांपल्स हैं इसमें, और ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसमें एक आता है आपका ऐसे, इसके ऊपर क्वेश्चन एक बनाया है आईसीआर ने कि कौन से एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसके ऊपर भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कंप्रेस करके दिया है, इसमें से अब आप कुछ भी स्किप मत करना, ये चीजें बाय हार्ट लर्न कर लो। ऑडिट में इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आपको ऑडिट में ऑडिट जैसी ही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तभी जाके ही मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने जो आपको 6 पेजेस का पीडीएफ दिया है वो आप लर्न कर लीजिए प्रॉपर, उसमें से कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिए, कब कौन से टॉपिक से उठा के क्वेश्चन बन जाए। आप एग्जाम में वो फर्स्ट टाइम भी देखोगे, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन। सो डोंट स्किप इट, 6 पेजेस पूरे के पूरे अच्छे से कर लीजिए। एंड ये क्वेश्चन बैंक भी एक बार ओवरलुक कर लीजिए, इसमें जो आपको रिपीट क्वेश्चन लग रहे हैं वो डायरेक्ट आप कट कर लीजिए। ओके, चलो थैंक्स, बाय, गुड डे।